नमस्कार साथियों। महासंकल्प कोचिंग संस्थान आपके लिए आज का टॉपिक लाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय विदेश नीति निर्माण में योगदान। हम सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा दी जाती है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। उन्होंने 1905 से लेकर 1912 तक इंग्लैंड में रहे थे और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके 1912 के पश्चात भारत में लौटे थे। 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। वे प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 1964 तक रहे थे और वे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। इनके विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। सबसे पहले संप्रभुता, अर्थात भारत अपनी आंतरिक और बाह्य दोनों की विदेश नीति में किसी भी बाह्य शक्ति से प्रभावित नहीं होगा, ये संप्रभुता कहलाती है। सेकंड नंबर क्षेत्रीय अखंडता, मतलब भारत का जो क्षेत्र है वो अखंड रहेगा, वो एक रहेगा। तीसरा आर्थिक विकास। नेहरू की सबसे प्रमुख जो योगदान है वो गुट निरपेक्षता नीति का योगदान है। भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता से आश्रय है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई, जिसका मतलब था अमेरिका के द्वारा नाटो का गठन किया गया था और सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट का गठन किया गया था और भारत इन दोनों से मधुर संबंध स्थापित करना चाहता था, जिससे कि उसके आत्मसम्मान, संप्रभुता तथा विकास की अवधारणा को प्राप्त कर सके। गुट निरपेक्षता का सामान्य अर्थ होता है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित विदेश नीति, अर्थात भारत इसी गुट निरपेक्ष नीति के कारण कोरिया, साइप्रस, कांगो आदि में शांति की स्थापना कर पाया, क्योंकि वो गुट निरपेक्ष था। वह अमेरिका या सोवियत संघ किसी के भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। गुट निरपेक्षता का प्रारंभ 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया सम्मेलन से माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो, घाना के राष्ट्रपति एनक्रूमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पुत्रो व मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। भारत में इसकी प्रथम बैठक 1983 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। अब वर्तमान अवधारणा है गुट निरपेक्षता 2.0। भारतीय विदेश नीति के 21वीं सदी के में संभाव्य अवसर व चुनौतियों पर केंद्रित नीति ये सन 2002 में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि भारत को चीन व अमेरिका में से किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्व थे विजय मिश्रा, इन्होंने कहा था कि भारत को अमेरिका का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में चीन ने अपनी आर्थिक ताकत के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अतः भारत को अमेरिका का सहयोग प्राप्त करके अपना विकास बढ़ाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख योगदान था अफ्रो एशिया एकता बनाए रखना, अर्थात उन्होंने अफ्रीका और एशिया में जो नवीन गुलाम देश थे उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करके एक भारत को एशियाई नेता के रूप में, एक एशियाई ताकत के रूप में उत्पन्न करने का प्रयास किया था। अतः उन्होंने अपनी विदेश नीति में अफ्रो एशिया देशों के साथ नवीन संपर्क बनाए। 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन स्थापित किया गया। 1949 में इंडोनेशिया को स्वतंत्र कराने के लिए भारत ने अथक प्रयास किए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का पुरजोर तरीके से विरोध किया व अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त दिलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेखनीय योगदान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1955 में बार्डुंग में अफ्रो एशिया सम्मेलन बुलाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है भारत और शीत युद्ध। हम जानते हैं कि 1950 के पश्चात भारत, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। ये दो महाशक्तियों के खेमे से भारत को स्वयं को दूर रखना चाहता था, जिससे कि वह अपने आत्मसम्मान, संप्रभुता तथा विकास इन तीनों अवधारणा को प्राप्त कर सके। अब आता है पंचशील सिद्धांत। ये गौतम बुद्ध का सिद्धांत है, जिसमें दया, करुणा और मैत्री की भावना सम्मिलित होती है। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा तिब्बत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चीन का एक अंग मान लिया गया तथा चीन की साम्यवादी सरकार को 1949 में पूरे विश्व में भारत के द्वारा
प्रथम राष्ट्र था जिसने चीन को साम्यवादी देश की मान्यता प्रदान की थी। भारत ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अतः पंडित नेहरू द्वारा 29 अप्रैल 1954 में पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की गई, जिसमें एक दूसरे की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने एवं उनमें हस्तक्षेप करने का वचन दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी में हम इसको लिख सकते हैं। भारत आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में भारत ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण चरणों में भाग लिया था। कुल 43 अभियान हुए थे, जिसमें भारत ने अपने 1,60,000 सैनिक भेजे थे। कांगो गणराज्य में, लाइबेरिया में 2007 में शांति सम्मेलन में सेना भेजी थी। कोरिया संकट के समय 1950-1954 के समय भारत ने सेना भेजी थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न संगठनों में भी भारतीयों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, जिसके अंतर्गत पहला है यूनेस्को के अध्यक्ष, महासभा के 8वें अध्यक्ष के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। यूनेस्को अध्यक्ष के रूप में एस राधाकृष्णन और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। WHO के अध्यक्ष के रूप में राजकुमारी अमृत कौर बनी थी और कृषि संगठन के अध्यक्ष VR सेन बने थे। ILO के अध्यक्ष जगजीवन राम बने थे, जिन्होंने इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों में अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने में भूमिका अदा की थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा बने थे और इसके साथ ही IMF के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि देशमुख बने थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र सिंह को बनाया गया था, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर शहर से थे। अन्य न्यायाधीश जो अभी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वो जोधपुर के दलवीर भंडारी है। इसी के साथ भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत भी COP21 के अब तक पृथ्वी सम्मेलन 1992 से लगाकर COP21 तक भारत ने भाग लिया था। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC में भी भारत ने अपने उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया था। श्रीलंका के मानवाधिकार मुद्दे पर भी भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वोट मत दिया था, जबकि पाकिस्तान और चाइना ने श्रीलंका के पक्ष में वोट दिया था। इस प्रकार से भारत मानवाधिकार के मुद्दे पर भी अपने पड़ोसी राष्ट्र का पक्ष नहीं लेकर निष्पक्ष तरीके से अनेक नागरिकों के लिए उन्होंने विपक्ष में वोट दिया था, जो कि भारत की एक उल्लेखनीय विदेश नीति एवं निस्वार्थ भावना को दर्शाता है। भारत के अतिरिक्त ब्राज़ील, जर्मनी एवं जापान के द्वारा 2004 में संगठित होकर G4 संगठन का गठन किया गया। इनका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ में इन चारों देशों के द्वारा स्थायी सदस्यता का प्राप्त करना, जबकि इन चारों देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनाने से रोकने के लिए कॉफ़ी क्लब का गठन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपके द्वारा महासंकल्प कोचिंग संस्थान की ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी आप तक ये वीडियो हम पहुंचा सके। धन्यवाद।